सोचिए, एक इंसान जो एक पल पहले तक बिल्कुल ठीक था, अचानक एक छोटी सी बात पर बेहोश हो जाता है। उसकी त्वचा एकदम बर्फीली ठंडी है, लेकिन वो अंदर से मतलब जलने की शिकायत कर रहा है। हाँ, ये बहुत ही नाटकीय तस्वीर है। बिल्कुल। आज हमारे स्रोत एक ऐसी ही तीव्र स्थिति के बारे में बताते हैं, और इसका संबंध है कस्तूरी से, यानी मॉस्कस। जी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो मॉस्कस को एक ऐसे उपाय के तौर पर पेश करते हैं जो शारीरिक और मानसिक तूफान को शांत करने के लिए जाना जाता है। हाँ। तो आज हमारी चर्चा का मिशन है इस तूफान की प्रकृति को समझना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉस्कस की ये तस्वीर आखिर दिखती कैसी है, और सबसे जरूरी, इसे एक और बहुत जाने माने उपाय इग्नेशिया से कैसे अलग किया जा सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि मॉस्कस की जो तस्वीर है वो बहुत ज्वलंत और साफ है। हाँ। ये कोई धीमी या हल्की फुल्की स्थिति नहीं है, ये एक विस्फोट की तरह है। विस्फोट सही शब्द है। हमारे स्रोत हमें इसके मानसिक और शारीरिक लक्षणों की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां शरीर का नर्वस सिस्टम मतलब पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। और जैसा कि आपने कहा, इग्निशिया के साथ इसकी तुलना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दोनों ही तीव्र भावनात्मक और नर्वस तनाव से जुड़े हैं, लेकिन दोनों की कहानी और उनके लक्षण बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग। तो चलिए इस नाटकीय तस्वीर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ठीक है, इसके मानसिक और तंत्रिका संबंधी लक्षण। तो स्रोत बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टीरिया। हाँ, हिस्टीरिया। आज के समय में ये शब्द थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन इन दस्तावेजों के हिसाब से इसका एक बहुत खास मतलब है। ये सिर्फ घबराहट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों में हिस्टीरिया एक बहुत ही तीव्र अवस्था है। अच्छा। इसकी तस्वीर कुछ ऐसी है, दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है, साथ में जबरदस्त घबराहट होती है, व्यक्ति गुस्से में चिल्लाने लगता है, दूसरों को डांटता है, और फिर अचानक बेहोश हो जाता है। हाँ, अचानक बेहोश हो जाता है। और इसमें एक और अजीब बात है, बेकाबू होकर हंसना या रोना। बिना किसी वजह के? हाँ, ये हंसी या रोना स्थिति के हिसाब से नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे इमोशनल स्विच खराब हो गया हो। तो ये एक तरह का इमोशनल शॉर्ट सर्किट है, जहां नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और आपने बेहोशी की बात की, ये भी कोई आम बेहोशी नहीं लगती। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत अचानक होती है, कभी कभी तो बस कुछ खाने के बाद ही। हाँ, और यही बात इसे और नाटकीय बनाती है। जरा सी उत्तेजना, कोई तेज आवाज, या जैसा आपने कहा, खाने का एक निवाला भी इस बेहोशी को ट्रिगर कर सकता है। इतना संवेदनशील? हाँ, ये दिखाता है कि नर्वस सिस्टम कितना ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। इंद्रियां भी हाई अलर्ट पर होती हैं, जरा सा भी शोर या रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। ये एक ऐसी अवस्था है जहां बाहरी दुनिया एक हमले की तरह महसूस होती है। अब आते हैं उस विरोधाभास पर जो इस उपाय की पहचान है। शरीर बाहर से बर्फ की तरह ठंडा, हाँ, पर अंदर जैसे आग लगी हो। ये कैसे मुमकिन है? ये तो मतलब पूरी कहानी बयां कर रहा है। ये एक बेहतरीन सवाल है। असल में ये लक्षण मॉस्कस की आत्मा है, उसका कॉलिंग कार्ड। ये हमें बताता है कि शरीर का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारे शरीर के तापमान, दिल की धड़कन जैसी चीजों को नियंत्रित करता है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। अच्छा, मतलब शरीर का थर्मोस्टेट ही टूट गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक दिमागी घबराहट नहीं, बल्कि एक गहरी शारीरिक गड़बड़ी है। शरीर को समझ ही नहीं आ रहा कि उसे ठंडा रहना है या गर्म। तो ये ठंड कोई मामूली ठंड नहीं होती होगी? नहीं, ये गहरी बर्फीली ठंडक होती है, खासकर हाथ पैरों में, जबकि मरीज को अंदर से जलन महसूस होती है। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो ये ठंडक इसका मुख्य शारीरिक संकेत है। इसके अलावा भी कुछ और शारीरिक लक्षण हैं जो काफी तीव्र लगते हैं, जैसे कि सांस से जुड़े लक्षण। हाँ, और वो भी उतने ही नाटकीय हैं। इन दस्तावेजों में एक खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ऐंठन युक्त अस्थमा, स्पेज़मोडिक अस्थमा। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सामान्य अस्थमा है, बल्कि एक अचानक हिंसक ऐंठन है जो सांस को पूरी तरह से रोक देती है, जैसे कोई छाती को बाहर से दबा रहा हो। हाँ, दबा रहा हो। ये एक नर्वस सिस्टम का रिएक्शन है, फेफड़ों की कोई पुरानी बीमारी नहीं। काली खांसी का भी जिक्र है, जिसमें बच्चे का चेहरा नीला पड़ जाता है। बिल्कुल, और वो ऐंठन भी इतनी तीव्र होती है कि चेहरा नीला पड़ जाता है। ये सब उसी नर्वस सिस्टम के नियंत्रण खो देने की कहानी का हिस्सा है। और पेट से जुड़े लक्षण, मुझे याद है स्रोतों में हिचकियों का जिक्र था। हाँ, और वो भी कोई आम हिचकियां नहीं है।
दस्तावेज उन्हें अदम्य या हिंसक बताते हैं। मतलब जो रुकती नहीं है। हाँ, इतनी तेज और लगातार होती हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से थक जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ शरीर बर्फीला ठंडा है, सांस रुक रही है, और उस पर ये ना रुकने वाली हिचकियां। और फिर दिल के लक्षण भी हैं। जी, दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगता है दिल छाती से बाहर आ जाएगा। दिल के आसपास एक कंपन या फड़फड़ाहट की अनुभूति, और सबसे डरावना ये एहसास कि मौत बस आने ही वाली है। हाँ, ये सब मिलकर एक भयानक शारीरिक संकट की तस्वीर बनाते हैं। इस पूरी शारीरिक उथल-पुथल के बीच खान-पान की आदतें भी काफी अजीब बताई गई हैं। एक तरफ तो व्यक्ति कुछ खाना नहीं चाहता, लेकिन उसे ब्लैक कॉफी और दूसरी उत्तेजक चीजों की जबरदस्त इच्छा होती है। ये तो विरोधाभासी है। ये विरोधाभास भी बहुत कुछ कहता है। शरीर पूरी तरह से थक चुका है, लेकिन नर्वस सिस्टम अभी भी और ज्यादा उत्तेजना मांग रहा है। जैसे एक थकी हुई मशीन को और तेज चलाने की कोशिश। बिल्कुल, ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसका इंजन लगभग सीज हो चुका है, लेकिन ड्राइवर फिर भी एक्सेलरेटर पर पैर दबाए हुए है। वाह। स्रोतों में लिंग के आधार पर भी कुछ विशिष्ट लक्षणों का जिक्र है। हाँ, और ये भी उसी तीव्र और बेकाबू नर्वस सिस्टम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुरुषों में तीव्र यौन इच्छा के साथ अनैच्छिक वीर्यपात का जिक्र मिलता है, जो फिर से नियंत्रण खोने का एक संकेत है। और महिलाओं में मासिक धर्म समय से बहुत पहले और बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, जिसके साथ पेट में खिंचाव वाला दर्द होता है। और यहाँ भी वो ठंड वाला लक्षण होगा। हाँ, यहाँ भी वही मुख्य लक्षण लौटकर आता है, बहुत ज्यादा ठंड लगना। ये ठंडक का लक्षण बार बार सामने आकर हमें याद दिलाता है कि ये मॉस्कस की पहचान है। तो ये सारे लक्षण किन स्थितियों में बिगड़ते हैं और कब बेहतर होते हैं? इन दस्तावेजों में इसे मोडेलिटीज कहा गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो छोटे छोटे सुराग हैं जो एक उपाय को दूसरे से अलग करते हैं। तो मॉस्कस के मामले में लक्षण ठंड से बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक ठंडा कमरा या ठंडी हवा का झोंका भी लक्षणों को भड़का सकता है। और खाने के बाद भी। हाँ, खाने के बाद और लेटने पर भी तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक और पहेली है। ठंड से दिक्कत बढ़ती है, लेकिन खुली हवा में बेहतर लगता है। हाँ, चाहे वो ठंडी ही क्यों ना हो। ये कैसे काम करता है? ये एक शानदार अवलोकन है। यहाँ विरोधाभास ये है कि बंद कमरे की ठंड बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन बाहर की ताज़ी हवा, भले ही वो ठंडी हो, आराम देती है। शायद घुटन के एहसास की वजह से? हाँ, शायद इसका संबंध बंद जगह में महसूस होने वाली घुटन से है। खुली हवा में एक मनोवैज्ञानिक राहत मिलती है। और एक और दिलचस्प बात, प्रभावित हिस्से को जोर से रगड़ने या दबाने से भी आराम मिलता है। अच्छा। ये दिखाता है कि एक मजबूत बाहरी सेंसेशन उस अंदरूनी नर्वस तूफान को शांत करने में मदद करता है। ये बेहोशी और ठंडक वाले लक्षण बहुत विशिष्ट हैं, लेकिन जब भी घबराहट या हिस्टीरिया की बात आती है, एक और नाम दिमाग में आता है, इग्निशिया। हाँ, हमारे स्रोतों में भी इसकी तुलना की गई है। तो फिर इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं? ये इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। और नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। अच्छा। मॉस्कस और इग्निशिया के बीच का अंतर एक तेज जोरदार धमाके और एक गहरे शांत भूकंप जैसा है। वाह। सबसे पहला और बुनियादी अंतर है ट्रिगर का, यानी वो चिंगारी जो आग लगाती है। ओके। मॉस्कस का ट्रिगर ज्यादातर शारीरिक होता है, जैसे ठंडी हवा का झोंका, कोई मामूली चोट या कोई शारीरिक उत्तेजना। तो मॉस्कस एक तरह से बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया कर रहा है, और इग्निशिया, उसके बारे में तो यही सुना है कि वो भावनात्मक झटकों से जुड़ा है। बिल्कुल सही। इग्निशिया का ट्रिगर हमेशा भावनात्मक होता है। दुख, निराशा, किसी अपने को खो देना या प्यार में धोखा मिलना। तो एक बाहरी चोट है और एक दिल पर चोट। हाँ, ये एक गहरे भावनात्मक घाव से पैदा होता है। ये पहला और सबसे बड़ा अंतर है। और इस ट्रिगर पर उनकी प्रतिक्रिया भी अलग होती होगी? एकदम अलग। जैसा हमने कहा, मॉस्कस एक धमाके की तरह है, सब कुछ बाहर की तरफ फटता है। गुस्सा, चीखना, चिल्लाना और फिर बेहोशी। एक बाहरी प्रदर्शन। हाँ, बहुत ही नाटकीय बाहरी प्रदर्शन है। जबकि इग्निशिया एक भूकंप की तरह है, जिसमें सब कुछ अंदर ही अंदर टूटता है। अंदर ही अंदर। इग्निशिया में व्यक्ति चुपचाप दुख सहता है, गहरी गहरी आहें भरता है और अपने आप में सिमट जाता है। वहां बाहरी विस्फोट नहीं, बल्कि एक आंतरिक घुटन होती है। ये बहुत साफ अंतर है। और शारीरिक संकेतों के बारे में क्या?
हमने मॉस्कस की बर्फीली ठंडक की बात की। इग्नेशिया का कोई ऐसा खास शारीरिक संकेत है? हाँ, और वो भी बहुत मशहूर है। इग्नेशिया की पहचान है ग्लोबस हिस्टेरिकस। अच्छा, गले में गोले या गांठ का एहसास। बिल्कुल, जैसे कुछ फंसा हुआ है जिसे न तो निगला जा सकता है और न ही उगला जा सकता है। ये एहसास अक्सर भावनात्मक तनाव के साथ बढ़ता है। तो जहां मॉस्कस में पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, वहीं इग्नेशिया में सारा तनाव गले में आकर अटक जाता है। एक मिनट, आपने कहा मॉस्कस में ठंडक होती है और इग्नेशिया में गले में गांठ। ये दोनों लक्षण इतने अलग हैं, फिर भी पुराने समय में दोनों को हिस्टीरिया के लिए क्यों बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब शायद उस समय की हिस्टीरिया की समझ में छिपा है। तब इसे मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम की एक तीव्र और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया माना जाता था। ओके। दोनों ही मामलों में मन का तनाव शरीर पर बहुत ही अजीब और तीव्र तरीके से हावी हो रहा है, बस हावी होने का तरीका अलग है। कैसे? मॉस्कस में नर्वस सिस्टम शटडाउन हो जाता है, जिससे ठंडक और बेहोशी आती है। इग्नेशिया में नर्वस सिस्टम विरोधाभासी तरीके से काम करने लगता है। विरोधाभासी, इसका क्या मतलब है? इग्नेशिया को विरोधाभासों का उपाय ही कहा गया है, यानी इसके लक्षण तर्क के उल्टे चलते हैं। जैसे कि? का टुकड़ा निगलने से गले का दर्द कम हो जाता है। वाकई? हाँ, जब व्यक्ति को रोना चाहिए तब वो हंसने लगता है। दुख में भी उसे मजाक सूझता है। ये विरोधाभास ही इग्नेशिया की पहचान है। जबकि मॉस्कस में ऐसा विरोधाभास नहीं, बल्कि एक सीधी तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। समझ गया। और दोनों की मानसिक स्थिति में भी फर्क होगा। मॉस्कस को गुस्सैल बताया गया था। हाँ, मानसिक स्थिति भी बिल्कुल अलग है। मॉस्कस की स्थिति को अत्यधिक चिड़चिड़ा, झगड़ालू और डांट फटकार वाला बताया गया है। दूसरों पर आरोप लगाना। हाँ, जबकि इग्नेशिया की स्थिति मूडी, अंतर्मुखी और परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति कभी हंसेगा, कभी रोएगा, लेकिन ज्यादातर अपने दुख को अंदर ही रखेगा। और इच्छाओं में भी फर्क है। मॉस्कस में ब्लैक कॉफी हाँ, की तीव्र इच्छा, और इग्नेशिया में अक्सर तंबाकू के धुएं से भी नफरत होती है, भले ही व्यक्ति धूमपान करता हो। स्रोतों में एक आखिरी और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, ये कि मॉस्कस के बारे में तब सोचा जाता है जब इग्नेशिया हिस्टीरिया के दौरे को ठीक करने में नाकाम रहती है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी-कभी एक भावनात्मक सदमा, मतलब इग्नेशिया की स्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि वो सिर्फ भावनात्मक या विरोधाभासी लक्षणों तक सीमित नहीं रहती। तो वो आगे बढ़ जाती है। हाँ, वो आगे बढ़कर पूरे नर्वस सिस्टम को ध्वस्त कर देती है, जिससे बेहोशी और शरीर का ठंडा पड़ना जैसे लक्षण आने लगते हैं। ऐसे में बीमारी की तस्वीर इग्नेशिया से बदलकर मॉस्कस जैसी हो जाती है। अच्छा। तो स्रोत ये संकेत दे रहे हैं कि लक्षणों का सटीक अवलोकन बहुत मायने रखता है। अगर एक उपाय काम नहीं कर रहा है, तो शायद बीमारी का रूप बदल गया है और उसके नए लक्षण हमें दूसरे उपाय की ओर ले जा रहे हैं। तो आज मॉस्कस पर इन स्रोतों से हमने जो कुछ भी जाना, उसका सार ये है कि इसे मुख्य रूप से तीव्र और अचानक होने वाले नर्वस दौरों के लिए बताया गया है, जिनकी पहचान बेहोशी, नाटकीय व्यवहार और सबसे बढ़कर शरीर की वो अत्यधिक ठंडक। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि इसे इग्नेशिया से कैसे अलग किया जाता है। मॉस्कस के ट्रिगर शारीरिक होते हैं और प्रतिक्रिया एक बाहरी विस्फोट की तरह होती है, जबकि इग्नेशिया के ट्रिगर भावनात्मक होते हैं। हाँ, और प्रतिक्रिया एक आंतरिक घुटन और विरोधाभासी लक्षणों के रूप में होती है। मॉस्कस में मुख्य बात शारीरिक प्रतिक्रिया की तीव्रता है। कंपन, ऐंठन, सांस का रुकना और वो बर्फीली ठंडक, यह एक ऐसी अवस्था है जो शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाती है। और अंत में एक विचार जिस पर गौर किया जा सकता है। इन स्रोतों में बार बार हिस्टीरिया और नर्वस पैरोक्सिज्म्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिनका चिकित्सा और सांस्कृतिक अर्थ समय के साथ बहुत बदल गया है। आज शायद हम इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या? आज हम इन तीव्र शारीरिक भावनात्मक अवस्थाओं का वर्णन या उन्हें कैसे समझेंगे? क्या ये पैनिक अटैक है या कन्वर्जन डिसऑर्डर? इन पुराने विवरणों को पढ़ना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा बदल जाती है, लेकिन अत्यधिक तनाव में हमारे मन और शरीर का गहरा और नाटकीय जुड़ाव हमेशा वैसा ही रहता है। सही बात है। ये हमें बताता है कि मन का दुख शरीर की सबसे बड़ी सच्चाई कैसे बन सकता है।